going to solve the previous year questions of 2019 CAPF, and this session is going to be very interesting. Okay, so the first question that we're going to take is, which one of the following is not a luminous object? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन होते हैं? दोज एमिट लाइट. इफ लाइट इज एमिटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट जब लाइट एमिट कर रहा है तो उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. द फोर एग्जाम्पल्स दैट यू आर हैविंग राइट हेयर इज, the four options, I'm sorry: sun, electric lamp, candle and moon. एज यू ऑलरेडी नो, सन अपनी लाइट खुद रिलीज़ करता है, इलेक्ट्रिक लैम्प भी करता है, कैंडल भी करती है, बट जो मून है वो नहीं करता है. व्हाट इट डज इज़, जो भी लाइट उसके ऊपर आती है वो उसी लाइट को जस्ट रिफ्लेक्ट कर देता है, राइट. सो मून इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, वाइट लाइट, इज अलाउड टू फॉल ऑन अ प्रिज्म. वाइट लाइट का जब आपका बीम प्रिज्म पे जाता है, द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द इमर्जिंग लाइट अकर्स फॉर. तो मैक्सिमम डेविएशन कौन सी लाइट में आपको देखने को मिलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखिए, ये आपको ग्लास प्रिज्म दिखाया हुआ है. जैसे ये आपका ग्लास प्रिज्म है, ये वाइट लाइट यहाँ से गई. सो वाइट लाइट व्हेन इट विल गो, इट शुड हैव गोन लाइक दिस, बट क्या होता है, इट विल डेविएट फ्रॉम द पाथ. ये इस पार्ट से डेविएट हो गई और ये अलग अलग 7 कलर्स में क्या हो गई, डिस्पर्स आउट हो गई. तो ये जो अलग अलग 7 कलर्स में डिस्पर्स आउट हो गई, वही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाइट लाइट जो है, सी जो आपका वाइट लाइट है, वाइट लाइट होता क्या है, वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स. एक मिक्सचर होता है 7 कलर्स का, और इसको हम बोलते हैं विबग्योर, जो हमें दिखाई भी देता है ना रेनबो की फॉर्म में. सो आप यहाँ पे देखिए, इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट ये यहाँ पे डेविएट हो रही है. तो आप यहाँ पे देखिए, रेड कलर सबसे कम डेविएट हो रहा है, जबकि जो वॉयलेट कलर है वो मैक्सिमम डेविएशन दिखा रहा है. सो वॉयलेट कलर विल शो यू द मैक्सिमम डेविएशन. Here also you can see that the red light bends least while violet bends the most. Next question is, which one of the following phenomena cannot be exhibited by sound waves? जो आपकी sound waves हैं वो different phenomena exhibit करती हैं, तो कौन सा phenomena वो exhibit नहीं करती हैं? आपको यहाँ पे 4 processes दे रखे हैं. First is reflection. Bouncing back of light को हम reflection बोलते हैं. Refraction, जो अभी हमने यहाँ पे देखा, ये reflection ही तो था. तो जब आपका लाइट है वो वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाता है तो उसकी बेंडिंग हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. थर्ड इज़ इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, वो फिनोमेना जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेव सुपर इम्पोज करती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक दूसरे को कवर अप कर लेना, लाइट सुपर इम्पोज करती हैं और फिर नया एक वेव देती हैं जिसका अलग ही एम्पलीट्यूड होता है. नेक्स्ट इज पोलराइजेशन. पोलराइजेशन का मतलब क्या है, द कन्फाइनमेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव कॉम्पोनेंट इन वन प्लेस. वन प्लेन में जो जितनी भी आपकी वेव कॉम्पोनेंट की वाइब्रेशंस हैं वो एक ही प्लेन में कन्फाइंड हो जाते हैं. तो ये वाला जो आपका पोलराइजेशन वाला पार्ट है, ये प्रॉपर्टी लाइट वेव्स साउंड वेव्स शो नहीं करती. क्यों? बिकॉज साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, जबकि जो पोलराइजेशन है वो ट्रांसवर्स वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक है. ईजी पीजी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इम्पॉर्टेंट. The principle involved in paper chromatography is, सबसे पहले क्रोमैटोग्राफी. क्रोमैटोग्राफी का मतलब ही क्या होता है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, ग्राफी का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. सो कलर्स जो हैं वो आपको एक ग्रेडियंट दे रहे हैं, एक ग्रेडियंट की फॉर्म में, एक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपको दिखने को मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी. इसको हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट आउट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फ्रॉम अ सॉल्वेंट, फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एफिनिटी. सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं, सोल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं जिससे मिलकर बना होता है. सपोज आपका शुगर सोल्यूशन है तो पानी जो है वो सॉल्वेंट है और जो चीनी उसमें डाला दैट इज सोल्यूट. अभी यहाँ पे आप देखिए, आपने सॉल्वेंट लिया यहाँ पे और यहाँ पे आपने पेपर लिया. अब जो जो सॉल्यूट पार्टिकल जिसकी जैसे जैसे बाइंडिंग कैपेसिटी होगी वो वैसे वैसे ऊपर जाते जाएंगे और यहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे. सो ये जो पेपर क्रोमैटोग्राफी है ये 2 फिनोमिनास पे काम करती है. वन इज़ पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, मतलब पार्टीशन पे बेस्ड होती है, और एड्जॉर्प्शन. एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि ऊपर सरफेस पे किसी कोई सब्सटेंस जब बेसिकली
एड्जॉर्प्शन वो फिनोमिना है जब कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो दे आर जस्ट प्रेजेंट ऑन द सरफेस एंड नॉट ऑन द बल्क। जैसे हम किसी पॉलीथीन पे स्केच चलाते हैं तो वो उसके अंदर नहीं जाता है, जैसे आप उसको वाइप आउट करोगे तो रिमूव हो जाएगा। सो जो आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो इन्हीं दोनों फिनोमिनाज पे डिपेंड करता है, पार्टीशन एंड एड्जॉर्प्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सीलेंट्रेटा, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म सीलेंट्रेटा फैमिली से है, या कॉलेंट्रेटा या सीलेंट्रेटा अलग अलग नाम है और इसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं। तो ये जो आपका फाइलम है इसमें क्या होता है, ये एनिमल्स एज यू कैन सी हेयर दे लिव इन द वाटर एंड दे शो मोर बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंसिएशन, मतलब उनका बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज़ अ कैविटी इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी में कैविटी होती है। उनकी बॉडी 2 लेयर ऑफ सेल से मिलके बनी हुई होती है। 2 लेयर ऑफ सेल का मतलब उनकी बॉडी में जो मतलब जैसे हमारी बॉडी है वो 3 लेयर्स ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है, अपर मोस्ट लेयर, इनर लेयर एंड वन इज़ मिडल लेयर। तो इनकी बॉडी में सिर्फ एक आउटर और एक इनर लेयर होती है, जो आपकी मिडल लेयर है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन देम। सो सम ऑफ दी स्पीशीज़, ये स्पीशीज़ या तो कॉलोनीज़ में रहती हैं या ये सॉलिटरी लाइफ स्पैन यूज़ करती हैं। सो इसके एग्जाम्पल एज यू कैन सी हेयर आर हाइड्रा एंड सी एनीमोन। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, बट वाई आई वॉज टेलिंग यू द कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली दिस चैप्टर इज़ इंपॉर्टेंट, आपको फाइलम्स के नाम याद होने चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल्स। तो आप ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रॉम द फाइलम उसके एग्जाम्पल से मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंडिंग ऑफ अ शूट ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। आपने देखा होगा लाइट की तरफ जो आपकी प्लांट की शूट है वो बेंड हो जाती है, जैसे सनफ्लावर में भी हम देखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। सी जैसे आप यहाँ पे यू कैन सी यहाँ से सनलाइट आ रही है और ये जो शूट है वो उसी तरफ बेंड हो रही है, जबकि अगर आप रूट के लिए देखेंगे तो रूट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सनलाइट इधर से आ रही थी, रूट इधर जा रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन है। अगर लेकिन जो हमारी शूट है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, सनलाइट वाली डायरेक्शन में ही जा रही है। अगर सनलाइट वाली डायरेक्शन में ही बेंडिंग हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉफिज्म, एंड दैट फोटोट्रॉफिज्म इज बेसिकली कॉल्ड एज पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म, बिकॉज उसी डायरेक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है। फोटोट्रॉफिज्म का मतलब ही क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और ट्रॉपिज्म एक ऐसा प्रोसेस वी कैन से जो किसी भी स्टिमुलाई की तरफ इफेक्ट कर रहा है। सो लाइट की तरफ, लाइट स्टिमुलस की तरफ जब कोई प्लांट बिहेव करता है या किसी भी तरह का रिस्पॉन्स करता है तो उसको फोटोट्रॉफिज्म बोलते हैं। पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म, नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहा है तो नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडर्मल सेल्स ऑफ प्लांट रूट इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस बाय हैविंग। जो प्लांट रूट्स पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, वो अपना जो सरफेस एरिया है, एब्जॉर्प्शन सरफेस है, वो कैसे इंक्रीज करते हैं। देखो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन वगैरह ज़्यादा हो जाएगा। तो अब जैसे आप देखो ये प्लांट का स्ट्रक्चर है, ये रूट का स्ट्रक्चर है ये पूरा। अब यहाँ पे ही देखो हेयर्स हैं, इन हेयर से क्या होगा, मोर एब्जॉर्प्शन हो पाएगा बिकॉज सरफेस एरिया आप इंक्रीज करवा रहे हैं। सो एपिडर्मल सेल्स जो हैं रूट्स के, उन वो जिनका काम एब्जॉर्प्शन का है, तो उन पे लॉन्ग लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पीजियो इलेक्ट्रिक मटीरियल एंड इट कंटेन्स व्हाट। इसको हम पीजियो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स की तरह यूज़ करते हैं और इसके अंदर क्या होता है। देखो वो ये मटीरियल्स कौन से होते हैं, ये वो मटीरियल्स हैं जो कि जिनके पास एबिलिटी है ऑफ जनरेटिंग इंटरनल इलेक्ट्रिकल चार्ज। अगर हम इन्हें कोई मैकेनिकल स्ट्रेस दे रहे हैं तो ये उस मैकेनिकल स्ट्रेस से क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस कर देंगे। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेस दे विल प्रोवाइड यू द इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड्स है, इसको हम इसी तरह यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जो कॉर्ड्स है इसके अंदर सिलिकॉन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो कॉर्ड्स है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिले हुए कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम सिलिकेट्स भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग ये क्या मतलब है, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर हमें पता है क्या होता है। जब वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं दैट वाटर इज़ टर्म्ड एज हार्ड वाटर, ठीक है। सो
कौन से, अब उसमें से ना हमें वो पानी एक्चुअली यूज़ नहीं हो पाता है, वॉशिंग वगैरह के लिए भी यूज़ नहीं हो पाता है, और अगर टाइल्स पे रहेगा या टैप्स में रहेगा तो वहाँ पे स्केल्स कर देगा, मतलब जम जाएगा, वो जो भी मिनरल्स है वहाँ पे जम जाएंगे, लेयर्स बनती जाएंगी। सो वो वाटर से हमें हार्डनेस रिमूव करनी होती है। तो कौन से रिएजेंट को हम यूज़ करते हैं टू रिमूव हार्डनेस फ्रॉम इट, एंड दैट इज़ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, एंड दैट नेम इज़ गार्गन। ये आपका बेसिकली एक रिमेम्बरेंस क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एनायन इज Na2X। अगर हमें किसी सॉल्ट का फॉर्मूला दे रखा है, देखिए Na2X दे रखा है, तो हमें पता है कि ये जो वैलेंसी है ये इससे बिलोंग करती है, और इसके पास जो 1 वैलेंसी है सोडियम की है। तो हमने लिख दिया सोडियम का वैलेंसी 1 और X का वैलेंसी 2, X कैन बी एनी मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी आ गई, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि X का वैलेंसी क्या है, 2। अब इन्होंने कहा कि एल्यूमिनियम के साथ वो कैसा सॉल्ट बनाएगा, तो हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल ले ली, और एक्स एन वो जो भी मेटल था या एलिमेंट था वॉटेवर वो ले लिया। एक्स का वैलेंसी कितना था, 2 था। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना था, 3 था। कैसे पता चला, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है जी 13, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दैट विल बी 283। ये दोनों तो कंप्लीट शेल्स हैं, तो ये तो पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं बॉन्डिंग में, तो ये करेगा ना। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, तो इसकी वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया वैलेंसी। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का वैलेंसी इज़ 3, एक्स का वैलेंसी इज़ 2, क्रॉस हो जाएगा इनका, एल्यूमिनियम पे 2 आ जाएगा और एक्स पे 3, सो आंसर विल बी Al2x 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैक्टीरिया के बारे में और वायरस के बारे में बात की गई है। बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म बट वायरसेस डू नॉट। बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होता है लेकिन वायरसेस में नहीं होता, ठीक बात है। बैक्टीरिया कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ये गलत हो गए, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, जो डेवलप्ड नहीं है, इसको हम लेस डेवलप्ड भी कह सकते हैं। और जो कैरियोटिक वर्ड है ये ओरिजिन इसका है कैरियोन वर्ड से। कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस। जिनके पास डेवलप्ड न्यूक्लियस ही नहीं है तो उनके पास ऑर्गेनल्स तो होते ही नहीं है, तो इनके पास ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया तो एक ऑर्गेनल है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। वायरसेस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, अरे नहीं, वायरसेस में भी नहीं होता सेल ऑर्गेनल। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है वायरसेस हैव अ सेल मेम्ब्रेन बट बैक्टीरिया डू नॉट। ये तो बिल्कुल ही गलत है, सो फर्स्ट आंसर विल बी राइट। यहाँ पे आपको मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है बैक्टीरियल सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर कंसनट्रेशन देन द सेल। जो आपके सेल के चारों तरफ मीडियम है, अगर वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो क्या होगा। सपोज आपने एक रेजिन ले लिया, ये रेजिन था, ठीक है। अब आपने इसको एक पानी से भरे हुए जार में डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसके चारों तरफ जो वाटर प्रेजेंट है वो ज़्यादा है, अंदर इसके वाटर कंटेंट कम है, तो ये क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। अब इस स्वेल्ड रेजिन को मैंने रखा दोबारा से एक बीकर में, और अब इस बीकर में ना मैंने बहुत ज़्यादा शुगर डाल दिया, तो ये मेरा कैसा सोल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, मतलब हाई कंसनट्रेशन वाला सोल्यूशन बन गया। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है लेकिन इसको तो मैंने सैचुरेटेड बना दिया ना, तो ये जो जब ये सैचुरेटेड है, इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो ये अपना पानी क्या कर देगा, लूज़ कर देगा और ये श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर कंसनट्रेशन देन द सेल। अगर सेल के कंपैरिजन में कंसनट्रेशन बाहर की तरफ ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, सेल अपना वाटर लूज़ कर देगा, एंड दिस विल बी द सोल्यूशन, दिस विल बी द सिचुएशन कि जो सेल है इट विल लूज इट्स वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER, ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये सारा ये RER है। जो ये वाला स्ट्रक्चर है स्मूथ सा दिख रहा है, इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये रफ क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके सरफेस पे जहाँ जो आप देख पा रहे हैं क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स। कौन सा ऑर्गेनल इसकी सरफेस से प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये रफ दिखाई देता है, कौन सा प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स विल बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ से आप ये भी याद रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके एग्जाम्स में कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या सिंथेसाइज करवाता है, दिस हेल्प इन द
प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स बनवाता है। इस प्रोटीन से आपके अलग अलग चीज़ होती हैं, एंजाइम्स बनते हैं, आपके हॉर्मोन्स बनते हैं, आपके सेल के रिपेयर, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके रिपेयर में भी काम आता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ऐसा नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई काम नहीं आता, ये लिपिड्स एंड फैट्स बनवाता है, लिपिड्स एंड फैट्स बनाने में काम आता है, और वो लिपिड्स और फैट बनाने में काम आता है, और उन सब का भी यूज़ आपके सेल मेम्ब्रेन और इन सब चीज़ों में किया जाता है। सो सेम एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस सब ये भी करवाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स इन प्लांट्स इज ड्यू टू। आपने प्लांट देखे हैं, उनकी जो स्टेम है या रूट्स हैं, उनका जो हाइट है, उनका जो लेंथ है, वो इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। वाई इट कीप्स ऑन ग्रोइंग? क्योंकि उसकी टिप्स पे एक ऐसा सेल या ऐसा ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है जो कि इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग। देखो आपके जो सेल्स होते हैं, जो आपके सेल्स हैं, जब वो ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप एंड दे परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। ये आपके जो टिश्यू हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, मैरिस्टमैटिक एंड परमानेंट। मैरिस्टमैटिक आर दोज विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग, जो डिवाइड करते रहते हैं और इनका परमानेंट शेप साइज फंक्शन नहीं होता है। तो ये मैरिस्टमैटिक के 3 टाइप हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। ये जो एपिकल होता है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या करवाता है, इंक्रीज द वर्टिकल ग्रोथ। ये वर्टिकल ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। तो इन्होंने यही कहा है कि स्टेम और रूट्स की जो लेंथ इंक्रीज हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हो रही है। ओके, so the next question is, in plant cells the turgidity and rigidity is provided by। turgidity and rigidity का मतलब क्या होता है कि जो आपका जो सेल है, प्लांट सेल, वो इनकम्प्रेसिबल है, अपनी शेप मेंटेन करके रखता है। किस वजह से करके रखता है? जैसे आपका सपोज करो एक बैलून है, आप उसको प्रेस कर रहे हो, यूजुअली क्या होता है, हम बैलून को प्रेस करते हैं तो उसकी शेप में चेंज नहीं आता, लेकिन शेप में चेंज आता है, लेकिन अगर इफ़ यू विल जस्ट एज्यूम कि आपने बलून के अंदर कुछ हाई विस्कस मटेरियल फिल कर दिया, तो इफ़ यू विल ट्राई टू compress it and if you will try to change its shape, it will not change. Why it will not change? Because उसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड प्रेजेंट है। इन द सेम वे जो प्लांट सेल होते हैं, हेयर यू कैन सी ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ये पूरा बड़ा स्ट्रक्चर कौन है? वैक्यूल। करीब 50 to 90% सेल वॉल्यूम लेके रखता है ये, और इसी वजह से ये क्या प्रोवाइड करता है? सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसको इनकम्प्रेसिबल बनाता है और उसकी शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पोलन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के अंदर वो जो पोलन ग्रेन्स, अगर कभी देखा हो तो कुछ येलो कलर का ऐसे वाला सब्सटेंस आपके हाथों पे, आपकी टी शर्ट्स पे, हेयर्स पे लग जाता है। इफ़ यू गो फ्रॉम सम पार्क और सम गार्डन, है ना, तो कई बार लोगों को पोलन एलर्जिक भी होते हैं लोग, क्योंकि उनको इनसे एलर्जी हो जाती है। तो ये प्रोड्यूस्ड कहाँ होते हैं? सबसे पहले इनको हम मेल गैमीट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इनको मेल गैमीट? क्योंकि यही जैसे आपके ये मेल पार्ट में फॉर्म होते हैं। मेल पार्ट कौन सा होता है आपका? एंथर। तो आपका जो एंथर पार्ट है उसमें ये छोटे छोटे यहाँ पे ये पोलन सैक्स होते हैं, वहाँ पे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। सो पोलन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो, ये जो आपको ये वाला जो पार्ट दिखाया हुआ है ना, ये सारा आपका एंथर है। इसको स्टेमिन भी बोलते हैं, मेल पार्ट को। स्टेमिन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इस लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम फिलामेंट बोलते हैं। ऊपर आपके एंथर होते हैं, एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये पोलन ग्रेन्स जाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर पे, फीमेल स्ट्रक्चर पे, और फिर यहाँ से होते हुए ऐसे 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 ओवरी में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, ओके। Next question is, when a longitudinal wave moves through a certain medium, the quantity which is transmitted through the medium is। जब कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी सर्टेन मीडियम में से जाती है, तो वो क्वांटिटी जो मीडियम के साथ साथ ट्रांसमिट होती है वो क्या होती है? देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव जब भी जाएगी, इट विल ओनली ट्रांसमिट द एनर्जी। पहले आप ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस मिले हैं हर ईयर। सो एक या 2 क्वेश्चन हर बार आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव्स को लेके। सो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा। बट जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ओनली ट्रांसमिट द एनर्जी एंड नथिंग एल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको पता है कि जो आपका एटम है, एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, राइट। क्या क्या? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे इन्होंने कहा द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम टू एलिमेंट यूरेनियम 235 इज, यूरेनियम 235 में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सो दिस इज़ अ प्योर रिमेम्बरेंस क्वेश्चन. So there are 146 chromosomes present in, 146 neutrons present in it, right. और एक और चीज़, अगर इफ़ यू विल ऑब्ज़र्व कि इसका जो यूरेनियम है, हमें उसका ना बहुत सारे आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं। तो जो इसका ये 143 है, ये ज़्यादा एवरेज एटॉमिक मास है, मतलब जो हर किसी का हमें नंबर देखने को जिसमें हमें मिल जाता है। तो न्यूट्रॉन्स का अमाउंट जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। सो न्यूट्रॉन्स का नंबर एक से ज़्यादा हो, मतलब डिफ़र कर सकता है बेसिकली। सो यहाँ पे 146 दिया हुआ है और यहाँ पे 143 है, तो नियरर है, सो इसीलिए 143 विल बी द राइट आंसर. दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. एक स्नोबोर्ड पुल्ड बाय अ टॉ रे ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड अप अ माउंटेन. तो आपको वेलोसिटी दे रखा है बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड. इफ़ 3000 वॉट ऑफ पावर इज़ यूज, जो पावर यूज़ हो रही है वो 3000 वॉट है, तो बताओ कितना फोर्स लगा. डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी. कितना हम फोर्स लगा रहे हैं उस चीज़ को कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कराने के लिए, उतनी ही पावर की ज़रूरत होती है. सो पावर आपको गिवन है 3000, फोर्स आपको निकालना है, वेलोसिटी इज़ ऑल्सो गिवन, तो बस इसको डिवाइड करना था और फोर्स क्या आ गया हमारा 600 न्यूटन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी नहीं है. सबसे पहली बात नहीं है, ठीक है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं क्या क्या, पहले यू विल रीड कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम, राइट, करती हैं. इनको पोलराइज किया जा सकता है, इनको रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, वेरी करेक्ट, कर सकते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी करेक्ट है. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्गिट्यूडनल होती हैं. नो, दे आर नॉट लॉन्गिट्यूडनल बट दे आर not longitudinal but they are transverse waves, so this option will be correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है. हेयर आई हैव शोन यू अ डायग्राम फिगर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम में कौन कौन आता है. यू कैन सी लाइट वेव्स हैं भाई, फर्स्ट ही हैं, ठीक है. उसके बाद आपकी रेडियो वेव्स भी हैं. साउंड वेव्स तो कहीं नहीं दिख रही हैं. माइक्रोवेव्स, येस, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, सो आंसर विल बी साउंड वेव, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. भाई डायमंड्स तो सबको प्यारे हैं, कोई ऐसा है जिसको डायमंड प्यारे नहीं है. ऑफ कोर्स सबको पसंद है, हीरा है सदा के लिए, है ना. तो अब जो डायमंड्स हैं, दे आर वाई दे आर सो लाइक्ड बाय एवरीवन, क्योंकि इतना सुंदर लगता है देखने में, है ना, पहना हुआ तो इट लुक्स सो नाइस. तो वो जो उसका वो ब्रिलियंस आता है, उसका जो इतना शाइन आता है, वो किसकी वजह से आता है, क्योंकि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है. क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, सपोज़ ये आपका एक सिंपलर वे में समझा रही हूँ मैं. यहाँ से आपका एक लाइट एंटर किया तो वो यहाँ से थोड़ा सा बेंड होगा, सपोज़ ये यहाँ चला गया. यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, सपोज़ यहाँ चला गया. यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ आ गया. यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ आ गया. इट विल कीप ऑन गेटिंग रिफ्लेक्टेड अगेन एंड अगेन. तो क्योंकि बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा शाइन देखने को मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज वुड स्पिरिट. बेसिक रिमेम्बरेंस क्वेश्चन है. वुड स्पिरिट, मिथेनॉल को पहले हम प्रोड्यूस करते थे बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इसीलिए मिथेनॉल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है. सो इसमें बेसिक आपका रिमेम्बरेंस क्वेश्चन ही है, इसमें कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है. टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब हम कोलाइडल पार्टिकल्स में से लाइट ट्रेवल करती है तो वो स्कैटर हो जाती है, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. हेयर एज यू कैन सी, सॉल्यूशंस में से गई तो नहीं हुई, कोलाइडल्स में से गया तो पाथ आपको दिख रहा है ना, सस्पेंशन में से गया तो भी आपको पाथ दिख रहा है. तो लाइट बीम यहाँ पे विजिबल नहीं है.
हेयर इट इज़ विजिबल, हेयर ऑल्सो इट इज़ विजिबल. सो इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा? चॉक पाउडर जिसको हमने पानी के साथ मिक्स किया है, सस्पेंशन सोल्यूशन है, शो करेगा क्योंकि सस्पेंशन शो करते हैं. मिल्क को जो हमने वाटर के साथ मिक्स किया, कोलाइडल सोल्यूशन है, शो करेगा. स्टार्च को जो हमने वाटर में मिक्स किया तो ये भी आपका कोलाइडल सोल्यूशन है, शो करेगा. लेकिन लाइम जूस इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो ये शो नहीं करेगा. सो लाइम जूस विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन रिमेम्बरेंस बेस्ड क्वेश्चन है. एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम. आपको पता है आपकी जितनी भी मेटल्स होती हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, बल्कि वो किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में मिलती हैं जिनको हम ओर्स कहते हैं. सो आपका एल्यूमिनियम एज यू कैन सी उसका ओर क्या है? बॉक्साइट. फिर आयरन का ओर क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडाराइट, आयरन पायराइट, सो मैग्नेटाइट. कॉपर का हेयर यू कैन सी कितने सारे हैं, है ना, सो मेलेकाइट. उसके बाद जिंक, जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, कैलेमाइन. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, बट इट इज़ अ बेसिक रिमेम्बरेंस क्वेश्चन. इसमें कोई आपका ट्रिक नहीं चलेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 4 एसिड्स दे रखे हैं एंड दे हैव आस्क्ड यू इनमें से किस में COOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. COOH ग्रुप होता क्या है कि जो कार्बन है उसके साथ एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है और एक OH सिंगली बॉन्डेड है, और यहाँ पे कोई भी R ग्रुप या कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो बेसिकली ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है. तो मैंने आपको चारों के स्ट्रक्चर दिखाए हैं. सीट्रिक एसिड में देखो, यहाँ पे ये हो गया कार्बन, ये डबल बॉन्ड O, ये OH. यहाँ पे ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड O, ये OH, तो इसमें तो प्रेजेंट है. सेकेंड लैक्टिक एसिड में देखिए, यहाँ पे कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O OH, इसमें भी है. इसमें देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये C डबल बॉन्ड O OH प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O OH प्रेजेंट है इसमें. लेकिन अगर मैं एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C देखूँगी तो उसमें देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो ये तो नहीं है. यहाँ पे COH है, तो यहाँ पे भी नहीं है. सो एस्कॉर्बिक एसिड विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन. जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, नाम से आपको पता चलना चाहिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का क्या मतलब होता है. सोडा का मतलब है सोडियम, एसिड का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह क्यों यूज़ करते हैं इसको? क्योंकि जब सोडियम और एसिड का रिएक्शन होता है तो उसमें से CO2 निकलता है और उसको हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं. यहाँ पे देखो, ये क्या है आपका सोडियम का एक सॉल्ट, ये है एसिड से मिला हुआ कोई भी चीज़, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है? CO2 निकल रहा है. इस CO2 को हम किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं? फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको फिगर दिखाया है कि ये बॉटल है, इसमें बेकिंग सोडा हमने डाला हुआ है. यहाँ पे आपका एक ग्लास का ट्यूब होता है जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट है. जैसे हम ये नोज़ल खोलेंगे ना तो ये एसिड इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस CO2 निकलेगी और उस CO2 को हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. After this, our questions of 2019 are complete. So thank you. This is our WhatsApp number. You can contact us for any further queries. Please like, subscribe our channel.